बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी होम्योपैथिक के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से बेहतरी करे। दोस्तों, हम जिस टॉपिक पे हैं उसका मकसद ये है कि हम अपने इस मुल्क में जितने भी लोग हैं उनकी भलाई कर सकें और ख़ास तौर पर ये जो कायनात के बढ़ने का प्रोसेस है उसमें हम अपना किरदार अदा कर सकें कि जहाँ किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको सॉल्व किया जाए। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी मेल इनफर्टिलिटी में आ रही हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी में आ रही हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो जिसने ये कायनात बनाई है उसने एक अपना सिस्टम रखा हुआ है और वो सिस्टम उसकी मर्जी से चलता है। हम उसमें जो चाहें करना वो एक हद तक कर सकेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि जापान में एक ही लेबर रूम में 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा जो मेल था और एक फीमेल थे। तो कुदरत खुदा की वहाँ कोई इस तरह की सिचुएशन हुई कि वो दोनों का दावा ये था कि जो मेल बेबी है वो हमारा है। तो वहाँ पे बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन पैदा हो गई। तो एक जो साहब थे उनके डॉक्टर के जो प्रोफ़ेसर थे उनके ज़हन में आया कि ये लंबे-चौड़े चक्करों में पड़ने की बजाय यहाँ एक मुसलमान डॉक्टर है और वो हमेशा कहता है कि कुरान में हर एक मसले का हल मौजूद है, तो उससे क्यों ना पूछा जाए कि अब इसको कैसे निपटा जाए। उन डॉक्टर साहब को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि ये मसला है और दोनों का ये कहना है कि मेल बेबी हमारा है, अब इस पे हम कैसे फैसला करें। तो वो डॉक्टर साहब हमारी तरह मुसलमान नहीं थे, उनको माशाअल्लाह इस्लाम के बारे में पूरा इल्म था। तो उन्होंने कहा कि जी फ़ौरी तौर पर दोनों माँओं का दूध जो है ना वो टेस्ट करवाया जाए। उन माँओं का उस वक़्त दूध टेस्ट किया गया और एक माँ का जो दूध था उसमें तमाम किस्म के प्रोटीन्स और जितने भी उसमें साल्ट, मिनरल्स थे वो डबल थे और एक में सिंगल थे। तो क्योंकि कुरान कहता है कि मर्द को हमेशा डबल हिस्सा मिलेगा और औरत को सिंगल हिस्सा मिलेगा, तो वहीं पे दूध टेस्ट करने से उन्होंने फैसला कर दिया कि जिस माँ का दूध डबल प्रोटीन्स के साथ आ रहा है, वो मेल बेबी की माँ है। सो इस कायनात को चलाने वाला सिस्टम अपना है और वो लोग जो पहले कहते थे कि ये सिस्टम ऑटोमेटिक एक निज़ाम के तहत चल रहा है, वो भी अब मानने लगे हैं कि कोई इसको चला रहा है। सो हम इसमें कोशिश करते हैं पॉज़िटिविटी की और इंशाअल्लाह हम कामयाब कितने होते हैं ये हमारी मेहनतों पे है। आज हम आयोडीन पे बात करेंगे। आयोडीन एक बहुत बड़ा साल्ट है और एक बहुत बड़ा इंसानियत के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें हम एट द एंड बात करेंगे कि ख़ास तौर पर पूरी दुनिया को एक ऐसी लपेट में लिया गया जिसमें हर चीज़ में आयोडीन शामिल की गई और पाकिस्तान में अभी तक वो आयोडाइज़्ड साल्ट जो है ना वो चल रहा है, जो कि इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है और इनफर्टिलिटी पैदा कर रहा है। इसको हम लास्ट में इंशाल्लाह देखेंगे। तो आयोडीन क्या है? इसको अगर एलोपैथी पे एक विजन हम देखें को आयोडीन टिंचर इज़ एन एलोपैथिक स्किन डिसइंफेक्टेंट hydrogenated solution of kali iodide is said to expels tapeworm dead। यहाँ पे आपको पता है कि आयोडीन पायोडीन एक ही चीज़ है, तो आयोडेटेड सॉल्यूशन इसका काली आयोडाइड का बनाया जाता है और इसको जितने भी ज़ख्म हैं जो फर्स्ट एड के तौर पे किया जाता है। और आपको पता होगा, यकीनन नहीं पता तो ज़हन में रख लें कि हम स्किन इन्फेक्शन में जहाँ एक्नी बहुत ज़्यादा हो और उसके जो निशान बहुत ज़्यादा रह जाएँ और किसी दवाई से ना ठीक हों, उसमें आयोडीन 3x मिला के हम क्रीम में लगाते हैं, तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट रखता है। और इसको जिन बच्चों में बड़ों के पेट में जो है ना वो टेपवर्म्स होते हैं, उनको एज़ ए मदर टिंचर पिलाया जाए तो वो टेपवर्म्स उनके बहुत तेज़ी के साथ निकल जाते हैं, डेड हो जाते हैं। Locally, it is an effective and easily managed microbicide। अब इसको अगर हम डिक्शनरी में देखें माइक्रोबाइसाइड को, तो वो कहता है कि अ ड्रग और अ केमिकल और अदर सब्सटेंस यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The term is used specifically for substances that prevent or reduce the transmission of sexually transmitted diseases such as HIV। अब यहाँ पे आप देखें कि ये कितनी बड़ी दवा है
और माइक्रोबाइसाइड के हवाले से अगर हम इसको देखें तो आयोडीन कितनी बड़ी मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी के हवाले से, लेकिन हम यहाँ मार खा जाते हैं कि हम डिजीज के हवाले से जब ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और हम अपने सिम्प्टोमेटिक कंडीशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को भूल जाते हैं, तो उस वक्त हम मार खा जाते हैं। अदरवाइज जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, अपने फिलॉसफी के हवाले से और सिमिलियस सिमिलीबस क्यूरेंटर के हवाले से आयोडीन को जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, तो उस वक्त हम इन तमाम चीज़ों का जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और ऐसे माइक्रोबियल इन्फेक्शंस आ जाती हैं जो कि दुनिया ट्रीटेबल कहती है नहीं है, होम्योपैथी आयोडीन से कर सकती है। आइडियल एजेंट टू कीप वुंड्स क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। अगर आपके पास कैलेंडोला नहीं है, क्योंकि कैलेंडोला, आर्निका, हाइपेरिकम बहुत बड़े एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास 1CH अगर आयोडीन है, आयोडियम है, तो आप उससे भी वो काम ले सकते हैं और ये बहुत बड़ा एंटी जो है ना वो बायोटिक है और डिसइंफेक्टेंट है। गन शूट वाउंड, जिसमें हम अपने बहुत सारी मेडिसिन, खासतौर पर हाइपेरिकम है और भी हेक्ला लेवा है, गन पाउडर है, वो यूज करते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज आयोडीन। एंड कंपाउंड फ्रैक्चर्स, जहाँ पे बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, हम कल्केरिया फास्ट, कल्केरिया फ्लोर और सिम्फाइटम वगैरह यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप कभी आयोडीन को भी यूज कीजिएगा, आपको बहुत आउट क्लास रिजल्ट मिलेंगे। बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि हम जितने भी ये मेडिसिन, पिछले हमने शोका पढ़ी, हमने उसमें फ्रैक्जिनस अमेरिकाना पढ़ी, उनके भी मदर टिंचर में ये क्वालिटी थी कि वो भी बाइट्स, इंसेक्ट्स की जो बाइट्स है उसको रिपेल करते हैं और सांप की जो है ना वो रिपेल करते हैं, और उसके जहाँ पे खुदा ना खास्ता कहीं वो बाइट है तो उसको अगर मदर टिंचर लगा दिया जाए, या ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आपको पता है कि यहाँ पे स्नेक बाइट या जो है ना मॉस्किटो बाइट या कोई और इस तरह से हो सकता है, तो वहाँ पे आप इसको प्रोफिलेक्टिक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। आयोडीन वन ऑफ देम। Iodine has great absorbent action, which is rapid and intense. It is it is this power which has made the drug such as favorite among old school practitioners as a paint in all kinds of swelling. कहीं भी किसी भी वजह से स्वेलिंग होती थी, हार्ड या सॉफ्ट, या अगर कहीं वुंड्स की वजह से भी स्वेलिंग होती थी, तो हम अक्सर औकात कहते हैं कि जी वहाँ पे आर्निका नहीं लगाना चाहिए डायरेक्ट, तो आप वहाँ पे आयोडीन जो है ना वो लगा सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है ना वो रैपिड सोर्स होगा उसको ठीक करने के लिए, और ये बहुत तेजी के साथ स्किन के पोज के थ्रू जो है ना वो एब्जॉर्ब होके बॉडी को जो है ना वो अफेक्ट करती है। गिवन इंटरनली, its power in much greater, the absorbents are stimulated to fresh activity. जो लोग बहुत ज्यादा वीक हैं, और आपको पता है कि आयोडीन के वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बेचारों की जो है ना वो फिजिकल कंडीशन जो है ना वो बहुत ही मेरिस्मेटिक होती है, कमजोर लोग होते हैं, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि टेढ़ खुई मुंह चुई, तो ये आयोडीन वालों का हाल होता है। आयोडीन के पेशेंट्स की कंस्टिट्यूशन इस तरह से होती है, तो अगर आप इन लोगों को आयोडीन 3x खास तौर पर यूज करवाएं तो बड़ी तेजी के साथ इनको जो है ना वो इनकी बॉडी की चेंज आनी शुरू हो जाती है और ये हेल्दी नजर आने शुरू हो जाते हैं। सेम मैं इसमें कल्केरिया फास्ट 3x भी यूज करता हूँ, और वो भी बड़ी तेजी के साथ उन बच्चों में जो कि अर्ली स्टेजेस पे बहुत कद निकाल जाते हैं। एक तो नॉर्मली है, याद रखिएगा कि जब बच्चों का कद बढ़ता है तो उस वक्त वो वीक होते हैं, उसमें आप कोशिश करेंगे कल्केरिया फास्ट वगैरह दें, ताकि काली फास्ट दें, ताकि बच्चे की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी तेजी के साथ वीक हो रहे हैं और उनके जो है ना वो टिश्यू वेस्टेज हो रही है, तो उसमें आप जरूर आयोडीन दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत कामयाबी मिलेगी। मसल्स, फैट, टिश्यूज एंड ग्लैंड्स वेस्ट अवे एंड जनरल एमासिएशन इज द रिजल्ट। खास तौर पर हाइपोथायरॉयडिज्म में भी जब थायराइड ग्लैंड जो है ना वो अपना नॉर्मल लेवल से कम होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे भी आप इसको दे सकते हैं। आगे चल के इसका हम जिक्र भी करेंगे इंशाल्लाह। When new growths and hyperplasias are present, these come under the action of iodine before the normal tissue.
बॉडी के अंदर आपको पता है कि आयोडीन ट्यूमर्स के लिए भी बहुत बड़ी मेडिसिन है, और जितनी भी न्यू ग्रोथ्स हो रही हैं, खास तौर पर ट्यूमर्स कहीं अपीयर हो रहे हैं, फैट्स कहीं डिपॉजिट हो रही है, या कहीं पे किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो गई है, तो वहाँ पे भी आयोडीन को आप लोकली भी जो है ना वो डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ट्यूमर को एज ए डिजॉल्वेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम बारहा दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि हम आर्निका को कहीं भी क्लॉट हो तो उसको मेल्ट करने के लिए 3x में यूज़ करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आप जहाँ ग्लैंड्स बढ़ गए हों, मुख्तलिफ कंडीशंस जो है ना वो ग्रोथ्स हो रही हों, ट्यूमर्स बन रहे हों, और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में बड़ी चर्बीली जो है ना वो गिल्टियाँ बनी होती हैं। तो हमारे अक्सर दोस्त गलती ये कर जाते हैं कि वो कल्केरिया फ्लोर का बेतरीक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कल्केरिया फ्लोर किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं देती। आप वहाँ कभी आयोडीन 3x इस्तेमाल करके देखिएगा, फिर आप देखें कि क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं। Glands, thyroids, testes, mesenteric and mammary glands first get swollen, hard and heavy, then begin to dwindle. ये एक आयोडीन का ये भी एक बहुत बड़ा करेक्टर है, आयोडीन का नहीं, आयोडम का। वो आयोडीन जो हमने प्रूव की हुई है कि उसमें वो क्या कहता है कि ये जितने भी ग्लैंड्स हैं, का वो ग्लैंड्स कोई भी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, दूसरे ग्लैंड्स हैं, लिवर इवन के है, और टेस्टिस है, मेसेंटेरिक ग्लैंड्स है, मेमरी ग्लैंड्स है। सबसे पहले इनमें थोड़ी सी स्वेलिंग होगी और सख्त होंगे, बोझल बोझल महसूस होंगे, और उसके बाद देन बिगिन टू डिविंडल। उसके बाद इनके जो है ना वो साइज भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, स्क्वीज होने शुरू हो जाएंगे, और जिस तरह श्रिंक उनके अंदर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, अपने साइज से छोटे होना शुरू हो जाएंगे। न्यू ग्रोथ्स एंड हाइपरप्लेजियाज एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गन और टिश्यू। These cells appear normal under a microscope and they are not cancer but may become cancer and large. आपको पता है कि बहुत सारी ग्रोथ्स ऐसी हैं जो इनिशियली स्टेजेस पे बिनाइन होती हैं, जिस तरह हमने फ्रैक्चरस अमेरिकाना में पढ़ा कि यूट्रस जो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिनाइन रहती है, मेलिग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी ग्रोथ्स और बहुत सारी जगह पे ऐसी जो है ना ट्यूमर्स बन जाती हैं, टिश्यू मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन इनिशियली स्टेजेस पे तो वो कैंसरस नहीं होते, लेकिन अगर उनकी केयर ना की जाए तो कैंसर अब हो भी सकता है। Come under its action when their growth is rapid. आपने देखा है कि ब्रायोनिया और लंबम ये इनका जो पैरालिसिस होता है वो स्लो स्लो जो है ना वो ग्रो करता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इनकी जो ट्यूमर्स की ग्रोथ है वो बड़ी तेजी के साथ जो है ना वो अपीयर होती है। यहाँ हम अक्सर औकात हिपरसेल्फ में ब्राइटा कार्ब में जो है ना वो चूज करने में गलती कर जाते हैं। तो हमें जहाँ रैपिड ग्रोथ हो रही हो इनकी, तो वहाँ हमें आयोडीन को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। ऑल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम आर स्पेशली अफेक्टेड एंड दे एट्रोफिड। इनमें भी आप देखें कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में आ रहा होता है कि वो जी लंग्स सिकुड़ रहे हैं और ग्लैंड जो है ना वो छोटे हो रहे हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम में इवन कि मैं पढ़ रहा था, इसमें हम आगे चल के बात करेंगे कि वेजो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसमें अक्सर औकात इन लोगों की वेन्स जो है वो पिचकनी शुरू हो जाती हैं, अपने साइज से कम होना शुरू हो जाते हैं। रैपिड मेटाबॉलिज्म में जब इसकी चेंज आती है तो उसमें एमेसिएशन आ जाती है, वेट लॉस आ जाता है, विद ग्रेट एपिटाइट, हंग्री विच मच थर्स्ट। ये एक बहुत बड़ा इसका है कि ये भूखा भी होता है और उसके साथ इसको प्यास भी बहुत लगती है। बेटर आफ्टर ईटिंग, ये एक सबसे बड़ा इसका बेटर होने का कंडीशन है कि जितना ज्यादा खाता जाएगा बेहतर होता जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर खाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो इसके एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि ग्लैंड्स अपनी जो नॉर्मल शेप है उससे रिड्यूस हो जाते हैं। सो इसमें मेलाजिमिलेशन रहती है। ईट्स रेविनसली येट इमेसिएट्स, बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा तेजी से खाता है, बार बार खाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो कमजोर का कमजोर ही आता है। ग्रेट डेबिलिटी एंड द स्लाइटेस्ट एफर्ट इंड्यूसेस पर्सपायरेशन। हालांकि वो बहुत ज्यादा वीक होता है, अक्सर औकात हम देखते हैं कि मोटे लोग थोड़ी सी हरकत करते हैं तो उनमें पसीना आ जाता है, लेकिन यहाँ आयोडीन की ये खासियत है, आयोडम की ये खासियत है कि वो कमजोरी के बावजूद जरा सी मेहनत करते हैं तो उनको पसीना आना शुरू हो जाता है। Iodine individual is exceedingly thin, dark complexion with enlarged lymphatic glands, has
voracious appetite but gets thin, tubercular type। आपको भी पता होगा, आप जानते भी होंगे, नहीं तो हम चलें बार बार जिक्र करते हैं ताकि हम भूल ना जाए। ट्यूबरकुलिनम के वो लोग होते हैं जो होते तो स्मार्ट हैं, छोटे स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन एक क्वालिटी इस ट्यूबरकुलिनम की हमेशा रहती है कि इनका चेहरा बहुत फ्रेश रहता है, और ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो इनके चेहरे से ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ये इतनी उम्र के लोग हैं। ये सबसे बड़ा ट्यूबरकुलिनम का एक इफेक्ट है। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि आयोडीन के मोस्टली लोग जो है ना वो ट्यूबरकुलर टाइप होते हैं। आयोडीन craves cold air. Iodine is warm and wants cool surrounding. कार्बोविज की तरह इसमें भी बहुत ज्यादा कोल्ड एयर की क्रेविंग होती है, और ये बॉडी देख लें कि इतना स्लिम होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा इसको हीट फील होती है, और अपने इर्द गिर्द जो है ना वो ठंडा रखना चाहता है। एसी चलाएगा, कूलर चलाएगा, जो है ना वो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वो गीला कपड़ा करके गर्मियों में अपने जो है ना वो जिस्म पे लगाते रहते हैं। सो मस्ट थिंक अबाउट आयोडीन। कैपिलरी कंजेशन, जिस तरह बाकी सारे ऑर्गन्स स्क्वीज हो जाते हैं, ड्विंडलिंग की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ वो कैपिलरी की भी बात करता है कि उनमें बहुत ज्यादा भराव भी हो जाता है, एक्यूमोसिस हो जाता है। जिस तरह एक्योनाइट का एक खासा है कि बहुत सारी जगह पे स्याह और सुर्खी माइल धब्बे जो है ना वो बन जाते हैं, और जिल्द के नीचे वो छोटे छोटे जो है ना वो ब्लैक स्पॉट नजर आने शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर ब्लड क्लॉट होता है, जिसमें हम अगर दूसरी तरफ जाएं तो प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है उस वक्त ऐसा होता है। एडिमा भी है, हेमरेज एंड न्यूट्रिटिव डिस्टर्बेंसेस, एबनॉर्मल वेजोकंस्ट्रिक्शन। अगर कहीं आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है और उसमें नॉर्मेलिटी आ रही है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिसका बाईपास होगा या इसकी जो वेन्स जो है ना वो पिचक गई हैं कुछ इस तरह से, तो आपको लाजमी तौर पर जितने भी दिन होंगे, अगर पेशेंट के पास कुछ टाइम है और वो आपको देना चाहता है, आप आयोडीन को जरूर थिंक आउट कीजिएगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे हार्ट के पेशेंट हैं जिनको बाईपास कहा गया, और 2-4 महीने के बाद उनको ऑपरेट का टाइम दिया गया, या 2 महीने के बाद, तो उन्होंने होम्योपैथी की तरफ जब मूव किया और कहा कि जी चले हमारे पास 1 महीना है, होम्योपैथी भी खा के देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो दोबारा फिर एलोपैथी की तरफ ऑपरेट के लिए नहीं गए। उनकी बहुत सारी जो वेजोकंस्ट्रिक्शन कंडीशन होती है, हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, जिसमें हमारी सबसे टॉप पे मेडिसिन है कैक्टस ग्रैंड 6 में मैं अक्सर यूज करता हूँ। वो बहुत तेजी के साथ जो है ना वो वेन्स को डायलेट कर देती है, और अगर कहीं वेजोकंस्ट्रिक्शन इस वाले से आ रही है कि वहां पे गैंग्रीन टाइप की हो रहा है, तो यू मस्ट थिंक अबाउट द सिकेल कॉर। फेशियल पैरालिसिस और एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेशन ऑफ गोइटर। अक्सर आयोडीन हमारी जो मेडिसिन है, क्योंकि ये थायराइड के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है, इसलिए एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। इस पे हम कई दिन अगर पढ़ें तो इसको हमें समझने के लिए चाहिए होंगे। तो वो कहता है कि अगर गॉइटर का गलत इलाज कर दिया जाए, और याद रखें कि जब कोई शख्स थायराइड की वजह से वो खा रहा हो, थायरॉक्सिन खा रहा हो, तो आपको बहुत एहतियात के साथ आयोडीन की जो है ना वो देनी चाहिए। वहां पे कभी भी लो पोटेंसी ना दें, वहां हमेशा थोड़ी सी हाई पोटेंसी दें, ताकि उसके अंदर जो वो फिजिकल चेंज है वो ज्यादा जो है ना वो तेजी के साथ ना आए। क्योंकि अगर आप फिजिकल डोज देंगे वहां थायरॉक्सिन के साथ, तो मे बी पेशेंट जो है ना वो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन का सामना करना पड़े, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जहां थायरॉक्सिन वगैरह और इस तरह की हैवी मेडिसिन खाने के बाद एपिलेप्सी स्टार्ट हो जाए, ब्रेन के अंदर जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाए, या फेशियल पैरालिसिस हो जाए, मसल्स इतने स्क्वीज हो जाएं कि वहां वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से पैरालिसिस हो जाए, तो आपको लाजमी तौर पर आयोडीन को याद रखना चाहिए। टिंक्चर इंटरनली एंड अप्लाइड लोकली टू swollen glands and bite, atrophy or induration of testes, ovaries, uterus. Atrophy of testes with loss of sexual पावर। ये भी एक बहुत बड़ा, दोनों जो ह्यूमन बीइंग है, मेल फीमेल में दोनों में इसकी ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो कंडीशन आती है कि आयोडीन की बहुत ज्यादा ज्यादती की वजह से ये दोनों कंडीशंस होती हैं कि एट्रोफी भी हो जाती है, यूट्रस में भी, ओवरीज में भी, टेस्टिस भी एट्रोफी हो जाते हैं, और फीमेल में इनफर्टिलिटी आ जाती है। उसमें एस्ट्रोजन की मिकदार डिस्टर्ब होने की वजह से उसमें जो है वो डिजायर
में भी बहुत ज्यादा कमी आ जाती है और उसमें इनफर्टिलिटी का जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह मर्दों में भी एट्रोफी ऑफ टेस्टिस है और सेक्सुअल पावर की कमी है। इसमें हम लेटर ऑन जाके बात करते हैं कि किस तरह से सारा प्रोसेस होता है और हम एक आलमी साजिश का शिकार कैसे हैं। और हमारे जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो इनफर्टिलिटी के केस हैं यंग जनरेशन में, वो सिर्फ इस आयोडीन की वजह से है। Iodine is especially suited to person of dark hair, complex, dark yellow, tawny skin and suitable to overgrown। जिस तरह हम कलकेरिया फास की बात करते हैं, बाज़ कलकेरिया काब के बारे में भी कुछ ऑथर लिखते हैं और बहुत सारे ऑथर करियाजोट के बारे में भी लिखते हैं। एसिड फास फास्फोरस बहुत जल्दी बच्चे जो है ना वो ओवर ग्रो कर जाते हैं, कद बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों की भी मेडिसिन है। Iodine produced atrophy of nerve and brain tissue as well as of their tissue, and it also has a place in acute hydrocephalus and in pleuritic effusion। डेफिनेटली जब एट्रोफी स्टार्ट होती है तो कुछ अर्ली एज में है, वैसे तो कहते हैं कि 50-55 के बाद ब्रेन एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी वीक होती है, आई साइट पे इफेक्ट आता है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आता है। लेकिन आप बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी हैं जो एंटी एजिंग है और मस्कुलर पावर देती हैं, नर्व्स पावर देती हैं। आप उनको यूज करके इस तरह की एट्रोफी से और टिश्यू की जो है ना वो डिस्टर्बेंस बच सकते हैं। और खासतौर पर अगर कहीं पानी पड़ गया है, हाइड्रोकेफेलिक है, ये प्लूरिटिक एफ्यूजन है और फेफड़ों में कहीं पानी पड़ गया है, तो आप उसको रोकने के लिए और उसकी जो मिकदार है बराबर करने के लिए और उसको बॉडी से आउट करने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन डिफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ, कर्वेचर ऑफ बोन एंड इन चिल्ड्रंस एलिमेंट, बच्चों की हड्डियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि आयोडीन दी जाती है और उसकी मिकदार का कोई खास तयन नहीं होता। और हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के इलाकों में सिर्फ इसलिए भी इस वक्त बहुत सारे बच्चों में बोन्स जो है ना वो खराब हो रही हैं, टेढ़ी हो रही हैं, कि उनमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है ये हम लेटर ऑन बात करते हैं। इट फॉलोज वेल अपॉन कलकेरिया कार्प in tuberculosis of rapidly growing young people, thin and dark, it is especially indicated। ये खास तौर पर कलकेरिया की, जिस तरह मैंने कलकेरिया फास और कलकेरिया कार्प के बारे में जिक्र किया, ये उन दोनों मेडिसिन को जो है ना वो फॉलो करती है और उन्हीं की तरह टॉप की मेडिसिन है। फेंटिंग ऑन गोइंग अप स्टेयर्स, ये एक इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम है। ग्रेट वीकनेस ड्यूरिंग मेंसेस, menstruation irregular, menses brown, renewed after every stool। ये एक बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक सिम्टम है आयोडीन का फीमेल में, कि बहुत ज्यादा कि जब भी वो स्टूल पास करती है तो उसको मेंसेस की जो है ना वो ब्लीडिंग की तरह ब्राउन लिक्विड जो है ना वो आना शुरू हो जाता है। यूट्राइन हेमरेज, वेज लाइक पेन फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ओवराइटिस है, लिकोरिया एक्रेड, eroding thighs and linen worse during menses, sterility from atrophy of ovaries and breast। जिस तरह हम पढ़ रहे हैं कि इसके तमाम जितने भी ऑर्गन्स हैं, खासतौर पर ग्लैंड्स हैं, उनमें एट्रोफी होनी शुरू हो जाती है। तो आयोडीन सबसे ज्यादा जो मेडिसिन यूज मैंने की है और उसके रिजल्ट आए कि जहाँ ओवरीज एट्रोफिड हो जाए और उनमें से जो ओवम है वो रिलीज ही ना हो सके, जिसकी वजह से डेफिनेटली कंसीविंग जो है ना वो मुमकिन नहीं होती। और ख़ास तौर पर जब ब्रेस्ट में जो मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिविंडल हो जाएं, बहुत ज़्यादा एट्रोफिड हो जाएं, इसकी वजह ये है कि पीछे जो एस्ट्रोजन की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इसका सारा मेंस्ट्रुअल सिस्टम और पूरे का पूरा बॉडी का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आयोडीन कैन रिलीव ब्रेस्ट पेन, ovulation pain, premenstrual mood symptoms and help to prevent ovarian cyst। आयोडीन भी और एपिस मेलिफिका भी, ये दो मेडिसिन बहुत ही कमाल की हैं, जहाँ पे ओवेरियन सिस्ट हों खासतौर पर। एपिस आप जानते हैं कि वो ज़्यादातर राइट साइडेड रेमेडी है और इन दोनों को मैंने तो बहुत ही शानदार पाया। एंड इट वर्क्स बाय प्रोमोटिंग हेल्दी एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म, डाउन regulating estrogen receptors and stabilizing estrogen sensitive tissue including breast, uterus, ovaries and the brain। कि जहां कहीं भी इस तरह की कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयोडीन दी जाती है, तो यकीनन एस्ट्रोजन की मिकदार जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये सारे ऑर्गन जिसमें ब्रेस्ट है, यूट्रस है, ओवरीज, ब्रेन है, ये एट्रोफिड होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आज हमारे यहाँ ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह ब्रेन एट्रोफी भी बहुत ज़्यादा है, यूट्राइन एट्रोफिड केस भी बहुत ज़्यादा है, और ब्रेस्ट का सबसे बड़ा इशू है कि ब्रेस्ट की ग्रोथ जो है ना वो न्यूली जो बच्चियां हैं जो प्यूबर्टी के प्रोसेस में आ रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी है, और माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का ये सबब होता है। आयोडीन एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट्स मेक इट वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एस्ट्रोजन एक्सेस और एस्ट्रोजन डोमिनेंस। कि जितने भी हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन के साथ जो जुड़े होते हैं वो सारे के सारे जब डिस्टर्ब होते हैं तो ना तो ये सिर्फ है कि मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, बल्कि पूरे ग्लैंड्स जो उसके साथ रिलेटेड हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और पीरियड्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, ओवरीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, और लिकोरिया बहुत ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से किसी भी तरह से ना तो ईजी हो सकता है पेशेंट और ना ही कोई कंसीविंग हो सकती है। वीमेंस हेल्थ के लिए आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं? फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट, ब्रेस्ट सिस्ट एंड पेन, ओवल्यूशन पेन एंड प्रिवेंशन ऑफ ओवेरियन सिस्ट। ऐसे इलाके जहाँ पे ओवेरियन सिस्ट बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ पे इसको प्रिवेंशन के तौर पर भी एक आधी डोज दे सकते हैं। और इरेगुलर पीरियड्स इंक्लूडिंग सम टाइप्स ऑफ पीसीओज, प्रिवेंशन ऑफ फाइब्रॉइड्स। अगर ऐसी टेंडेंसी हो रही है और उन इलाकों में ऐसे जहाँ पे फाइब्रॉइड्स भी बन रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हैवी पीरियड, पेरीमिनोपॉज कंडीशन एंड एंडोमेट्रियोसिस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, आप वहाँ पे भी दे सकते हैं, और बाज़ का ब्लीडिंग जो है ना वो बिल्कुल एंडोमेट्रिक कंडीशन की वजह से अगर वो स्क्वीज हो गया है तो एमिनोरिया भी हो सकता है। प्रीमेंस्ट्रुअल मूड सिम्टम्स इंक्लूडिंग पीएमएस एंड पीएमडीडी, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, और ये दोनों साथ जो है ना वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े हुए हैं। although PMS and PMDD both have physical and emotional symptoms, and PMD cause extreme mood shift that can disrupt daily life and damage relationship। अच्छा, आम रूटीन में इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इन प्रॉब्लम्स की वजह से प्रीमेंस्ट्रुअल जो मूड सिम्टम्स हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे मसाइल आते हैं और घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, इवन तलाक़ों तक बात पहुँच जाती है। ख़वातीन अपने खामदों को छोड़ के चली जाती हैं, खामद अपनी बीवियों को छोड़ के चले जाते हैं, और इसका ट्रीटमेंट होना लाजमी है। और जहाँ ऐसे कंडीशन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुकी है तो वहाँ आपको लाजमी तौर पर इसका ट्रीट करना चाहिए। Iodine is a key component of thyroid hormone, and iodine deficiency as well as iodine excess causes thyroid disorders। इस क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, हम इसको ज़रा पढ़ देंगे और इसका एंड पे खुलासा करेंगे कि हम किस तरह एक आलमी साजिश का शिकार होके इस वक्त भी उसका साजिश का शिकार हैं, जबकि पूरी दुनिया उससे निकल चुकी है। The study clarity indicates changes in ovarian follicular and corpus luteum number and structure, and this was also accompanied by altered luminal structure and number of secretory glands in the uterus. The probable cause was ovarian iodine accumulation and altered thyroid physiology. Thus, prolonged exposure of iodine in excess altered the normal histological structure of ovary and uterus and posing detrimental, tending to cause harm to female reproductive system। अब यहाँ पे आप देखें क्योंकि ये सारी की सारी चीजें थायराइड ग्लैंड्स के साथ जुड़ी होती हैं, और अगर आयोडीन एक्सेस हो जाए तो उसकी वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खास तौर पर बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं। अब आप थोड़ा सा पीछे जाएं 90s के एंड में और 2000 के वाइल में, कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा हवा उठाया गया कि आयोडीन की मिकदार कम हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और हमारे यहाँ ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हम क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, और यूरोप में कोई भी ज़रा सी बात होती है तो हम उस पर बहुत आगे भागने की कोशिश करते हैं, और उनसे ज़्यादा उससे आगे जो है ना वो निकल जाते हैं। तो उस आयोडीन की मिकदार की वजह से
हमारे यहाँ हर वक्त जो है ना वो आप देख रहे होंगे कि मार्केट में कोई भी नमक जो है वो आयोडीन के बगैर नहीं मिलता आपको। तो ये वो मिकदार है आयोडीन की जो हम हर घर में नमक के जरिए बच्चों को और पूरी जनरेशन को दे दे के, और मैंने अपनी पिछली 14, 15, 16 साल की प्रैक्टिस में कभी इतने इनफर्टाइल केस नहीं देखे थे, ओवेरियन सिस्ट के, ओवेरियन जो ब्लॉकेज के और यूट्राइन फिब्रॉइड्स के। ये आयोडीन एक ऐसा जहर हमें दिया जा रहा है। मेरी अभी दोस्त इटली में बात हो रही थी और एक और दोस्त यूके में है, वहां पे भी बात हो रही थी। उसने भी, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे भी अब जो आयोडीन मिला नमक ही यूज किया जाता है, यहाँ पे भी कोई और आपको मिलता है कि नहीं। तो उसने बताया कि जी ये 2000 के स्टार्ट में और 90s के एंड में ऐसा था कि आयोडीन मिला नमक ही मिलता था। अब यूरोप ने इसको बिल्कुल साइड पे कर दिया और आपको शेल्फ में एक आधी बोतल कहीं कॉर्नर पे नजर आएगी, अदरवाइज आयोडीन मिला नमक बंद है। जबकि आप पाकिस्तान में देखें तो आपको आयोडीन के बगैर अब भी नमक मार्केट से, दुकानों से मिलना जो है ना वो मुश्किल है। और ये वो चीज है जो हमें एक जहर के तौर पर आज तक दी जा रही है, जिसका मेन हम खमियाजा भुगत रहे हैं ओवेरियन एट्रोफी और ओवेरियन डिस्टरबेंस की वजह से, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है ना वो काज हो रही है। हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती हैं। पिछले दिनों एक मीटिंग थी लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वहां में बुलाया गया, वो थी तो किसी और वाले से, तो मैंने उनसे, ये पोलियो के वाले से थी, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया। मैंने कहा जी मोहतरम, आप कहते हैं पोलियो रेडिकेटिंग हम सारी वो चला रहे हैं, आप ये बताएं कि लोग कैंसर से मार रहे हैं, लोग इतनी इतनी बड़ी बीमारियों से मार रहे हैं, तो वहां पे तो आप एक टेबलेट फ्री नहीं देते, तो पोलियो जो 0.0001% है, वहां पे आप करोड़ों अरबों रुपए लगा रहे हैं। इसकी कॉज क्या है, वजह क्या है, इसके पीछे क्या ऐसा हाथ है? तो वो साहब नाकाम हो गए। तो मैंने कहा कि जी हमारी कौम की एक इसमें जो है ना वो जहनीयत और एक सोच है कि इसके अंदर जो आप वैक्सीनेशन दे रहे हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इनफर्टाइल करने के लिए जो है ना वो चीजें हैं, तो वो नहीं जी नहीं ये ऐसा है ऐसे है। मैंने कहा जी अगर ऐसा नहीं है तो आप रोटी तो गन पॉइंट पे नहीं देते, जबकि ये वैक्सीन गन पॉइंट पे लगा रहे हैं, तो उसके पीछे यकीनन कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है ना वो इतनी बड़ी ये मुहिम चलाई जा रही है। सो हमें दुनिया को नहीं देखना, हमें अपने मुल्क को देखना है, अपनी जनरेशन को देखना है, अपने आने वाली नस्लों को देखना है, और उस हवाले से भी हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो आप इस पे बिल्कुल तहकीक कीजिएगा, और अगर आपको ये नजर आए तो प्लीज आयोडीन मिला नमक भी बंद करें और किसी भी सूरत में आर्टिफिशियल आयोडीन मत दें, ताकि हम अपने आने वाली नस्ल को इनफर्टाइल होने से बचा सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन इस पे फिर इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो गुफ्तगू करेंगे।